To BPSC Concept Wala. I am Rahul Mishra, and the only reason for making this video is to give you confidence and nothing else. कल ASO का पेपर हुआ था और उस पेपर के लेवल को देखने के बाद many of you are demotivated. आपको लग रहा है कि अगर ऐसा ही पेपर हमारा 13 तारीख को भी आ गया तो हम लोग क्या करेंगे. So if you are feeling the same, this video is for you. I have received a number of calls and messages after the ASO paper that the paper was very difficult, it was very unorthodox. So you have to understand that the paper was a open book paper. वो ऐसा पेपर था जिसमें आपको बुक लेके जाना है और उसके बेसिस पे एग्ज़ाम देना है. सो द पेपर वॉज मेंट टू बी डिफ़िकल्ट. उसका डिफ़िकल्ट होना बनता था. उस पेपर के पैटर्न और लेवल ऑफ क्वेश्चंस पे आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हो कि 13 तारीख को जो पेपर आने वाला है वो कैसा आएगा. तो आप कहोगे कि मैं आपकी बात कैसे मान लूँ, मैं तो डिस्प्रेशन में हूँ. सो इन दिस वीडियो मैंने क्या किया है कि बीपीएससी जितने भी एग्ज़ाम्स इस साल बाकी सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करा चुका है उनमें से क्वेश्चन मैंने उठाए हैं और आई एम शोइंग यू कि बीपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है. देन ओनली यू विल गेन द कॉन्फिडेंस कि हाँ बीपीएससी अपने ट्रेंड से ही चल रहा है. एएसओ का पेपर थोड़ा सा अलग था. उसके अलग होने के बहुत सारे कारण हैं. वो पेपर अलग रीज़न के लिए कराया जा रहा है. उसमें मैथ और रीजनिंग के जो वेटेज है वो ज़्यादा हैं, तो जीएस को उसको टफ़ करना ही है. ओपन बुक पेपर है तो आप बिना मतलब का परेशान हो रहे हो. ठीक है. दूसरी चीज़ कि आई हैव टेकन क्वेश्चंस फ्रॉम फिज़िक्स, क्योंकि फ़िज़िक्स स्प्रिंट जब मैंने कराया था, स्प्रिंट जब हुआ था, आई होप कि आपने ये वीडियो देख ली होगी, तो उसमें मैंने आपको एक चीज़ प्रॉमिस की थी कि मैं एक फ़ाइनल एमसीक्यू बेसिस में आपका रिवीजन करवा दूंगा. ठीक है. तो इसीलिए फ़िज़िक्स के क्वेश्चन लिए. फ़िज़िक्स किसी भी एक सब्जेक्ट के अगर आप क्वेश्चन देख लोगे तो यू विल गेट एन आइडिया कि ठीक है द पैटर्न इज़ सेम PYQ से वो कुछ क्वेश्चंस उठाते ही हैं, सेम थीम से वो क्वेश्चन उठाते ही हैं. ठीक है. बिफोर वी मूव टू द क्वेश्चंस, 2-3 बात और हैं वो सुन लो. ट्रैवल कर रहे हो गए आप तो आपके पास कुछ टाइम है स्पेयर करने का, और दीज थिंग्स विल हेल्प यू इन द फाइनल पेपर. आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट. सबसे पहली चीज़ कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू आर गोइंग टू कैरी इन द एग्ज़ाम हॉल. एग्ज़ाम वाले दिन एग्ज़ाम वाले हॉल में जो आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कैरी करने वाले हो दैट इज़ योर कॉन्फिडेंस. उसके अलावा कोई भी चीज़ उस दिन काम नहीं आती है. आप में से जितने भी लोग हैं सब ने सेम काइंड ऑफ सोर्सेज से पढ़ाई की है, सेम टाइप के मॉक्स लगाए हैं, सेम टाइप से रिवीजन किया है. बट वाई इज़ द केस कि कुछ लोग का ही प्रीलिम्स क्लियर होता है और बाकियों का नहीं होता है. द रीज़न इज़ कि उस दिन आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, वो दिन आपका कैसा जा रहा है, उस दिन आपका कॉन्फिडेंस कितना हाई है. सो मेक श्योर कि यू आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट डे. एग्जामिनेशन हॉल में यू हैव टू वॉक इन विद एन एटीट्यूड दैट इस रूम में सिर्फ मेरा प्रीलिम्स क्लियर होने वाला है और किसी का क्लियर नहीं होने वाला है. जितनी चीज़ें मुझे आती हैं और किसी को नहीं आती हैं. यू हैव टू हैव दैट एटीट्यूड, और इसमें बिल्कुल भी कोई ओवर कॉन्फिडेंट वाली बात नहीं है. फोकस इज़ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू आर गोइंग टू कैरी दैट डे. कॉन्फिडेंस से ही आपको फोकस आएगा, इसीलिए मैंने कहा कि कॉन्फिडेंस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अब फोकस से क्या होता है ना कि जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का इशू आ रहा है कि ये क्वेश्चन मुझे आता था लेकिन मैंने गलत मार्क कर दिया, मैंने बहुत सारे सिली मिस्टेक्स कर दिए, सिली मिस्टेक्स की वजह से मेरा पिछला पेपर 1 नंबर से 1.5 नंबर से छूटा था. तो ये सारी गलतियाँ होती हैं क्योंकि यू आर नॉट दैट मच फोकस्ड. आप थोड़ा सा डरे रहते हो, डरे होने की वजह से आप पैनिक करने लगते हो, पैनिक करने की वजह से आपका फोकस वो डिस्टॉर्ट होने लगता है. तो आपको खुद से एक प्रॉमिस आज करनी है कि आई विल नॉट मेक अ सिंगल ईजी क्वेश्चन इनकरेक्ट. एक भी ईजी क्वेश्चन को मैं इनकरेक्ट नहीं करके आऊँगा. द मोमेंट यू मेक श्योर दैट यू आर नॉट डूइंग एनी ईजी क्वेश्चन इनकरेक्ट, आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं. आपको क्या करना है पेपर में, ईजी क्वेश्चंस एक भी गलत नहीं करना है. जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है उसको मैक्सिमाइज़ करना है, और जो टफ़ लेवल के क्वेश्चन है उनसे थोड़ा सा बच के रहना है. उनसे ईगो क्लैश अपना नहीं करना है कि मैंने तो ज्योग्राफी बहुत अच्छे से की है, मेरे से कैसे नहीं बनेगा ये क्वेश्चन. ठीक है. नेक्स्ट चीज़, पेपर जैसे ही आपके हाथ में आएगा यू विल क्विकली स्कैन द पेपर. 2-3 मिनट के लिए आप जल्दी से स्कैन करोगे पेपर को. आप ये चीज़ देखोगे कि पेपर कैसा आया है. वन लाइनर, प्योरली वन लाइनर है या कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी हैं. पेजेस कितने हैं, मतलब कितने क्वेश्चंस को मुझे पढ़ना होगा, क्वेश्चन का जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है या छोटे छोटे क्वेश्चन है. दिस स्कैनिंग विल डिसाइड हाउ यू आर गोइंग टू अप्रोच द पेपर. कितना आपको रिस्क लेना है, आपकी रीडिंग स्पीड कैसी होनी चाहिए, आप कितना इसमें गेस वर्क करोगे, कितना राउंड्स में आप पेपर को कर सकते हो. ये सारी चीज़ें ना उस स्कैन पे डिपेंड करेंगी.
अगर पेपर बहुत लेंदी आपको दिखता है कि मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी काफ़ी सारे हैं, मैच द फॉलोइंग भी है, कुछ जो क्वेश्चन आए भी हैं उसमें जो लेंथ ऑफ क्वेश्चन है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, तो दैट मीन्स कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 से ही अपनी रीडिंग स्पीड हाई रखनी होगी। मतलब क्वेश्चन पढ़ना आपको तेज़ तेज़ रखना होगा, नहीं तो क्वेश्चन आपके छूट सकते हैं। अगर आपको दिखता है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे सीधे एक एक लाइन के क्वेश्चन है, तो आप थोड़ा सा वो हो सकते हो कि ठीक है मैं आराम से क्वेश्चन को पढ़ के सही सही मार्क करते हुए चल सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो है, जो आपने मॉक्स दिए हैं उसमें आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे कि मैं अगर तुक्का लगाता हूँ तो मेरा कैसा परफॉर्मेंस रहता है, मेरे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन कैसे कितने सही होते हैं, मेरी एक्यूरेसी कैसी रहती है पेपर में। तो यू हैव टू ट्रस्ट ऑल द गेस वर्क एंड द एक्सपेरिमेंट्स दैट यू हैव डन इन द मॉक्स। जितने भी आपने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उसको आपको ट्रस्ट करना है। अगर आपको लगता है कि आपकी एक्यूरेसी बहुत हाई है तो आपको वहाँ भी ट्रस्ट करना होगा, आपकी एक्यूरेसी वहाँ भी हाई रहने वाली है। अगर आपको लगता है कि आप गेस वर्क करते हो और आपके अगर 20 क्वेश्चन आप गेस करते हो उसमें से आप 10-12 सही कर ले जाते हो, तो यू हैव टू ट्रस्ट दिस। ऐसा नहीं है कि वो मॉक्स में किया और अब जब एक्चुअल में करने की बारी आई तो आप उसमें डर रहे हो। ठीक है, तो यू हैव टू ट्रस्ट दिस। अब दूसरा कि कब मुझे रिस्क लेना चाहिए। अगर क्वेश्चन में ऑप्शन है ए बी सी और डी, जैसे ही आप दो ऑप्शन को अगर एलिमिनेट कर देते हो तो यू शुड टेक द रिस्क। अब इन दोनों में से क्या है ना कि इन दोनों में आपका 50% चांस है कि यू आर गोइंग टू मार्क द करेक्ट ऑप्शन। हाँ, लेकिन गलती कब होती है, जब मतलब अगर अगर ऐसे क्वेश्चन आप 20 मार्क करते हो ना, तो अगर आप 10 सही 10 गलत भी कर रहे हो ना तो यू विल बी इन नेट पॉजिटिव, मतलब आपको गेन ही होगा मार्क्स का। लेकिन दिक्कत कब आती है, जब आप यहीं पे गलत कर जाओ कि आपने सोचा कि ए और बी तो नहीं है और ए और बी में से ही कोई आंसर था। तो अगर आप कोई लॉजिक लगा रहे हो, अगर आप कुछ भी वो कर रहे हो गेस वर्क करने के लिए लॉजिक लगा रहे हो कि ए और बी गलत होगा, तो मेक श्योर दैट यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। नहीं तो ये जो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी काम करती है ये तभी फेल होती है जब आप यहीं पे गलत हो रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट जो है, किसी भी क्वेश्चन में पर्टिकुलरली मैथ्स में ईगो क्लैश नहीं होना चाहिए कि मैं तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, मेरे से ये मैथ्स का क्वेश्चन कैसे नहीं बनेगा, मेरा तो हिस्ट्री में ऑनर्स है, मेरे से ये हिस्ट्री का क्वेश्चन बनना चाहिए, मैं पूरी टाइमलाइन बना के बैठा हूँ कि ऐसे हुआ होगा फिर वैसे हुआ होगा, 10 तरह के लॉजिक लगा रहा हूँ उसके बाद क्वेश्चन बना रहा हूँ। नहीं, एवरी क्वेश्चन कैरीज एन इक्वल अमाउंट ऑफ मार्क्स और हर क्वेश्चन को गलत करने के लिए ही इक्वल मार्क्स ही कटते हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि किसी भी क्वेश्चन के साथ आपका ईगो क्लैश नहीं हो रहा है। हाँ, अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा सोचूंगा ना तो मेरा क्वेश्चन ये बन सकता है, तो ठीक है इसको मार्क करके रख लूँगा, लास्ट में बना लूँगा। लेकिन उस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा टाइम देके मैं अपने फ्रेम ऑफ माइंड को ख़राब नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, लास्ट और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इन लोगों से दूर रहना है, एग्ज़ाम के पहले भी और एग्ज़ाम के बाद भी। कौन है ये लोग? ये लोग ऐसे लोग हैं जो अचानक से चलते चलते आपसे पूछेंगे कि आपने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कर लिया क्या, या चलो एक क्वेश्चन का आंसर बताओ कि इसका ये कहाँ होना चाहिए, आपने करंट अफेयर्स में ये चीज़ कर लिया क्या, ये सोर्स कर लिया क्या। प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम दोज पीपल। वो कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपका स्टेट ऑफ माइंड ख़राब कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से मुझे एग्ज़ाम के पहले भी दूर रहना है और एग्ज़ाम के बाद भी दूर रहना है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका जो रियल फ्रेंड है वो वही है जो आपको पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड कर रहा है। वो बिल्कुल भी नहीं है जो आपको नए सोर्सेज से इंट्रोड्यूस कर रहा है, नए वीडियोस दिखा रहा है कि ये देखो ये वीडियो भी आप देख लेना चाहिए था, ये सोर्स भी आपको कर लेना चाहिए था। नो, दैट इज़ नॉट योर रियल फ्रेंड। ठीक है, तो प्लीज़ इन लोगों से अभी दूर रहिएगा। नाउ अब हम क्या करेंगे कि हम एक एक करके एग्ज़ाम्स को देखेंगे और उसमें आए हुए क्वेश्चन को थोड़ा सा बहुत ज़्यादा समझने की अभी कोशिश नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारा मोटिव बस क्या है कि हमको एक कॉन्फिडेंस मिल जाए कि हाँ वी नो एवरीथिंग, हमने सब कुछ अच्छे से किया हुआ है। 13 तारीख को जो पेपर आएगा वो भी बहुत अच्छा होगा हमारा। तो सबसे पहला पेपर जो है वो एक सिस्टम एनालिस्ट का पेपर हुआ था, बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एग्ज़ाम 2025। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक करंट इफ़ 6 कूलम चार्ज फ्लोज फॉर 2 सेकेंड इन अ कंडक्टर। मतलब कि कितना चार्ज कितना है 6 कूलम, टाइम कितना है
2 सेकेंड। करंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन T, मतलब कि 6 कूलम अपॉन 2 सेकेंड, मतलब कि 3 कूलम पर सेकेंड या 3 एम्पियर। कितना मुश्किल क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन था ये तो, है ना। चलो अगला क्वेश्चन, अगला मुश्किल क्वेश्चन देखते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम वेव, वैक्यूम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। कहाँ के लिए पूछ रहा है, वैक्यूम के लिए ही पूछ रहा है, मतलब कि ये भी वैक्यूम हो गया, ये भी वैक्यूम हो गया, दोनों कैंसिल आउट करके हो जाएंगे 1, तो मतलब कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम इज 1। अगेन अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। चलो अगला देखते हैं। डैश इज अ डिवाइस टू चेक वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग करंट और नॉट। अब चलो इसमें ये सोचते हैं कि वी डोंट नो अबाउट इलेक्ट्रोस्कोप, मुझे इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में नहीं पता है। यहाँ पे बताना क्या है कि कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक करंट ऑब्जेक्ट जो है करंट कैरी कर रहा है कि नहीं। तो पहला, दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि माइक्रोस्कोप। इतना तो पता होगा ना कि माइक्रोस्कोप किसको कहते हैं, तो माइक्रोस्कोप तो नहीं है। अगेन टेलीस्कोप भी नहीं है। और अगला ऑप्शन क्या है, मोर देन वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि इसमें से ज़्यादा कोई। तो जब ये दोनों नहीं है तो फिर मोर देन वन तो नहीं होने वाला है, तो अगेन ये भी नहीं होगा, तो आंसर ये हो गया। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था कि इलेक्ट्रोस्कोप किसको कहते हैं, लेकिन आई वॉज एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो इससे पता चल रहा है ना कि कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, ईजी एंड पे क्वेश्चन है। अब इलेक्ट्रोस्कोप को एक बार देख लो, इलेक्ट्रोस्कोप होता क्या है। दिस इज़ अ डिवाइस विच इज़ इलेक्ट्रोस्कोप। इस टाइप की सेटिंग होती है। मैं यहाँ पे किसी चार्ज पार्टिकल को या करंट कैरिंग पार्टिकल को लेके आता हूँ, तो अगर पॉजिटिवली चार्ज लेके आऊँगा तो ये सारे नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे। इससे एक थिन गोल्ड फॉयल कनेक्टेड होती है, ये नेगेटिव चार्ज हुआ तो ये दोनों फॉयल जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, और दोनों पॉजिटिव चार्ज हो जाती है तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करती है और ये दूर हट जाता है। ऐसे ये इस पोजीशन में रहता है, ऐसे रहता है, और जैसे ही दोनों चार्ज होता है इस टाइप से हो जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि मैंने यहाँ पे जो पार्टिकल लेके आया है या जो कोई भी सब्सटेंस लेके आया है उसमें से करंट फ्लो कर रहा था। ठीक है, तो दिस इज द वर्किंग ऑफ ए इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक, चलो अगला मुश्किल क्वेश्चन देखते हैं। किसका देख रहे हैं, बीपीएससी जूनियर लैबोरेटरी असिस्टेंट एग्जाम 2025। क्या है क्वेश्चन, वाई डज ए बॉल थ्रोन अपवर्ड कम्स डाउन आफ्टर रीचिंग सर्टेन हाइट। तो पहले तो इसका आंसर बता दे रहा हूँ, ग्रेविटी एक्ट्स ऑन इट कंटिन्यूसली। अब किसी भी बॉल को अगर मैं ऊपर फेंकता हूँ तो उसका मोशन कैसा होता है ये थोड़ा सा समझो। ये हूँ मैं, ठीक है, इस बॉल को मैंने फेंका ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ फेंकने के बाद इसका मोशन कैसा होगा ये समझते हैं। इस पे एक और केवल एक फोर्स लग रहा होगा, दैट इज इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा होगा, और ये मोशन किधर कर रहा है, ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब कि इस पे ये जा तो ऊपर की तरफ रहा है, लेकिन इस पे एक कांस्टेंट नीचे की तरफ फोर्स लगते जा रहा है। इसी की वजह से ये धीरे 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 ऊपर जाके इसकी स्पीड घटते जाती है, और एक पॉइंट पे आके इस पे इसकी वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाती है, मतलब ये रुक जाता है। उसके बाद क्या करता है, ये वापस नीचे आना शुरू करता है। तो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कि ये ऐसा मोशन क्यों कर रहा है, क्योंकि इस पे एक कंटिन्यूस फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। इसी की वजह से इसकी पहले वेलोसिटी ऊपर जो है डिक्रीज़ करती है, एक पॉइंट पे आके रुकता है, और फिर नीचे आके एक्सेलरेट करना शुरू कर जाता है। तो इस पे एक कांस्टेंट फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। अगर मैं पूछूं कि ये एक्सेलरेट किस डायरेक्शन में कर रहा है, तो ये कंटिन्यूसली नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। तो पहले इसकी वेलोसिटी घटती है, डी एक्सेलरेशन होता है, और फिर ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट करना शुरू कर जाता है। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि इसका मोशन कैसे होता है, कि इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक जो मैंने फोर्स लगाया होगा वो भी तो लग रहा है। नहीं, मैंने फोर्स एक इंस्टेंटेनियस फोर्स लगाया था जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी आई, लेकिन जैसे ही मेरे हाथ से छूटा इस पर सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, दैट इज़ इट्स वेट। एयर रेजिस्टेंस वगैरह को नहीं कंसिडर किया करो। ठीक है, वेलोसिटी ऊपर की तरफ, फोर्स नीचे की तरफ, तो ये नीचे की तरफ अपना एक्सेलरेट करता है। वेलोसिटी इसकी घटते घटते एक पॉइंट पे ज़ीरो आती है, हाईएस्ट पॉइंट पे ये रेस्ट में रहता है, और फिर नीचे आके एक्सेलरेट करने लगता है। तो इस पे वाई डज ए बॉल थ्रोन अप कम्स डाउन आफ्टर रीचिंग द सर्टेन हाइट,
क्योंकि इस पर ग्रेविटी कंटिन्यूसली नीचे की तरफ लग रही है। ठीक है, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है अगला क्वेश्चन? वाई डू वी फील कूलर व्हेन वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए फैन आफ्टर हैविंग ए बाथ? नहाने के बाद अगर हम किसी फ़ैन के सामने खड़े हो जाते हैं, आप इसलिए देखते हो कि आप जैसे ही रूम में आते हो नहाने के बाद आप जल्दी जल्दी फ़ैन ऑफ करते हो, तो क्या रीज़न है उसका? तो उसका रीज़न ये है कि फ़ैन से क्या होता है ना कि रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है इंक्रीज़ हो जाता है। आपके बॉडी पे जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो जल्दी जल्दी इवेपोरेट होने लगते हैं। अब वो इवेपोरेट होने के लिए एनर्जी कहाँ से लेते हैं? लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी कहाँ से लेते हैं? वो आपकी बॉडी से ही लेते हैं। तो आपकी बॉडी से ड्रॉइंग हीट अवे, आपकी बॉडी से हीट बाहर की तरफ जा रही है, तो दिस क्रिएट्स ए कूलिंग सेंसेशन, जिसकी वजह से आपके बॉडी में कूलिंग सेंसेशन होती है और आपको ठंड लगने लगती है। तो क्या हो रहा है एक्चुअली में? रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो रहा है फ़ैन के चलने की वजह से, जिसकी वजह से कूलिंग सेंसेशन आती है। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। अब क्या है ऑप्शंस? द फैन रिड्यूसेस बॉडी टेम्परेचर, फ़ैन कैसे रिड्यूस कर देगा बॉडी का टेम्परेचर? द फैन इंक्रीजेज ब्लड सर्कुलेशन, मतलब ऑप्शन तो बिल्कुल ही इलॉजिकल है, 2 ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कर दिए। ठीक है, द मूविंग एयर इंक्रीजेज इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द स्किन, एकदम लॉजिकल ऑप्शन दिख भी रहा है यही। द फैन कंडेंसेज मॉइस्चर ऑन द स्किन, कोई सेंस नहीं है, तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल ही सेंसलेस थे। एक ही जो ऑप्शन जो आपका था वो थोड़ा सा सेंसिबल था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the following forces opposes thrust of an aeroplane and must be overcome for sustained flight? एक तो इनकी इंग्लिश इतनी अच्छी है ना। 3-4 फोर्सेज के आपको नाम बताए हैं और आपसे पूछा है कि एरोप्लेन में जो है थ्रस्ट को कौन सा ओवरकम करता है। तो मे बी आपके लिए थोड़ा सा नया क्वेश्चन हो, तो एक बार देख लो कि एरोप्लेन पे लगते कौन कौन से फोर्सेज हैं। जैसे ही एरोप्लेन आपका हवा में रहता है, इस पे एक इसका वेट लगता है, उसको ओवरकम करने के लिए लिफ्ट का, मतलब जो लिफ्ट जो जनरेट करता है ना एरोप्लेन, वो वेट को ओवरकम करने के लिए करता है। लिफ्ट जनरेट कैसे करता है? मोशन ऑफ द एरोप्लेन की वजह से। एरोप्लेन बहुत तेज़ी में मोशन करता है और उसकी वजह से जो एरोडायनेमिक फोर्स जनरेट होता है वो ऊपर की तरफ लगता है और वो आपके वेट को ओवरकम करता है। अब दूसरा कौन सा एरोप्लेन पे फोर्स लगता है? दैट इज योर ड्रैग। अब ये ड्रैग किस वजह से लगता है? जैसे ही एरोप्लेन इस डायरेक्शन में मोशन करता है तो एयर रेजिस्टेंस हो गया, बहुत सारे रेजिस्टिंग फोर्स होते हैं जो एरोप्लेन के मोशन को रेजिस्ट करते हैं। इन सारे फोर्सेस के कंबाइंड इफेक्ट को हम कहते हैं ड्रैग। अब इस ड्रैग को ओवरकम करने के लिए जो एरोप्लेन का प्रोपल्शन सिस्टम है, क्रिएट किया जाता है फोर्स, उसको क्या कहते हैं? थ्रस्ट। तो थ्रस्ट किसको ओवरकम करता है? ड्रैग को। और लिफ्ट किसको ओवरकम करता है? वेट को। तो ये 2 फोर्सेस हैं जो एक दूसरे को ओवरकम करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एरोप्लेन का वेट किससे मैनेज होता है, तो दैट इज़ मैनेज बाय लिफ्ट। और एरोप्लेन का जो ड्रैग है वो किससे ओवरकम होता है? दैट इज़ मैनेज बाय थ्रस्ट। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा ड्रैग। तो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, लेकिन आपने इससे कुछ ना कुछ सीखा। यहाँ पे भी आप बहुत इजीली एलिमिनेट करके बना सकते थे क्वेश्चन को कि टॉर्क तो नहीं होगा कहीं से भी और वेट कहीं से नहीं होगा, या तो इसमें लिफ्ट होना था या तो ड्रैग होना था। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता अगर आप 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेते। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ वाटर ड्रॉप अलाउज इट टू बीड अप ऑन अ वैक्स सरफेस रैदर देन स्प्रेड आउट। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यू मस्ट बी नोइंग दिस। एक है एडहेसिव फोर्स और एक है कोहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स कैसे फोर्स को बोलते हैं? जो कि फोर्स है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है। अगर वाटर किसी ग्लास सरफेस पे रखा हुआ है तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स और ग्लास मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लग रहा है दैट इज़ कॉल्ड द एडहेसिव फोर्स। और कोहेसिव फोर्स कैसा फोर्स होता है? जो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है। मतलब कि वाटर अगर ग्लास के ऊपर रखा हुआ है तो वाटर मॉलिक्यूल्स के आपस में जो फोर्स लग रहा है दैट इज़ कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। अब मान लो कि ये है 2 सरफेस, यहाँ पे रखा हुआ है वाटर ड्रॉपलेट। इसका शेप कैसा होगा? मतलब ये फैल जाएगा या ये
इस टाइप का शेप बना के रहेगा। दैट विल डिपेंड अपॉन कि एडहेसिव फोर्स ज़्यादा है या कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है। अगर मान लो कि एक सेकेंड, ये देखो, ये है कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स के आपस का फोर्स, और ये है एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स मतलब कि सपोज करो ये ग्लास है, ग्लास जो वाटर ड्रॉपलेट्स के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो अगर तो एडहेसिव फोर्स ज़्यादा हो जाता है, एडहेसिव फोर्स, एक सेकेंड, एडहेसिव फोर्स इज़ ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स। इसका मतलब कि ग्लास इस मॉलिक्यूल को खींच पा रहा है, तो इस केस में क्या होगा, वाटर जो है फैल जाएगा। और अगर ऐसा हो जाता है कि कोहेसिव फोर्स इज़ ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स, इस केस में क्या होगा कि वाटर ड्रॉपलेट जो है अपना शेप मेंटेन कर पाएगा, क्योंकि ये जो खींचा जा रहा है फोर्स जिस मैग्नीट्यूड से, उससे ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स का अपना फोर्स है। ठीक है, तो यू अंडरस्टैंड कि किस केस में वाटर ड्रॉपलेट अपना शेप रिटेन करेगा और किस केस में वाटर ड्रॉपलेट जो है फैल जाएगा। अंडरस्टूड। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या ऑप्शन है। यहाँ पे ऑप्शन पहला क्या था कि लो विस्कोसिटी ऑफ वाटर, तो ये तो कहीं से है ही नहीं। यूनिफॉर्म एयर प्रेशर एक्टिंग ऑन द ड्रॉपलेट, ये भी कहीं से नहीं है। अब इन दोनों में से ही एक ऑप्शन है, यू हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई कि कौन सा सही है। लेकिन अगर मैंने ए और डी को एलिमिनेट कर दिया है तो देयर इज़ नो वे कि मैं इस क्वेश्चन को स्किप करने वाला हूँ। मैं इसमें तुक्का लूँगा ही लूँगा। अभी तो मुझे पता है, लेकिन नहीं भी पता होता मुझे तो मैं इसमें क्वेश्चन को तुक्का ले जाता। यहाँ पे आंसर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। सिंपल क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब ये क्वेश्चन किससे देख रहे हैं हम लोग, बीपीएससी का पब्लिक रिलेशन ऑफिसर 2025। पहला क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट डेंजरस रेज अमंग द फॉलोइंग इज, बिल्कुल ही फैक्चुअल क्वेश्चन, गामा रेज सबको पता है। इससे थोड़ी सी कम हार्मफुल होती हैं एक्स रेज, क्योंकि इनके पास गामा से थोड़ी कम एनर्जी होती है। और गामा रे क्यों इतनी ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, ड्यू टू द हाई एनर्जी एंड पेनिट्रेटिंग पावर। इतनी ज़्यादा हाई एनर्जी और हाई पेनिट्रेटिंग पावर होती है कि ये सेल्स और टिश्यूज़ को भी डैमेज कर देती हैं। सिमिलरली एक्सरे की भी बहुत ज़्यादा हाई पेनिट्रेटिंग पावर होती है, लेकिन गामा से इसकी कम एनर्जी होती है, इसीलिए गामा इज़ द मोस्ट डेंजरस वेव और एक्सरे इससे थोड़ी कम होती है। ठीक है, अगर यहाँ पे गामा की जगह मतलब गामा नहीं दिया होता और एक्सरे सिर्फ दिया होता और बाकी दी होती तो मैं एक्सरे के साथ चला जाता, लेकिन अगर गामा भी है तो गामा इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। अब यहाँ पे आप प्लीज़ ये गलत नहीं करोगे कि जल्दी जल्दी पढ़ा और टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन पे क्लिक कर दिया, प्लीज़। इसीलिए मैंने कहा कि फोकस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल भी जल्दबाजी में आके आप गलत ऑप्शन को टिक नहीं करोगे। देखो सामने ही दे दिया आपसे कि ए को आप जल्दी से टिक कर लो, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन नहीं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत आराम से फंसाया जा सकता था। अब टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन आपको पता है कब होता है, अगर बॉडी एक डेंसर मीडियम से एक रेयरर मीडियम में जा रही हो और उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करती है। क्रिटिकल एंगल कैसी एंगल होती है, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री होता है। यू आर नोइंग दीज थिंग्स वेरी वेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मायोपिक विजन इज करेक्टेड बाय विच लेंस, कौन से लेंस से सही होता है, कनकेव लेंस से शुरू होता है। वेरी इजी क्वेश्चन, सिंपल। आपको ये डायग्राम भी याद होगा कि यहाँ पे ऐसे कैसे हम लोग कनकेव लेंस को लगा के इसको थोड़ा सा डाइवर्ज करते हैं ताकि ये आके यहाँ पे इमेज बना पाए। ठीक है, ऐसे केस में देखो यहाँ इमेज बन रहा था तो ये रेटिना से पहले ही बन जा रहा है। मेरा मोटिव क्या है कि इसको थोड़ा सा डाइवर्ज करूँगा। डाइवर्ज किससे करूँगा, कनकेव लेंस लगा के, और उसके बाद सही जगह पे ये फोकस हो जाएगा रेटिना पे मेरे। तो मायोपिया कैसे सही होता है, हाइपरमेट्रोपिया कैसे सही होता है, यू आर नोइंग दीज थिंग्स वेरी वेल। अब नेक्स्ट कौन सा एग्ज़ाम देख रहे हैं, लॉ ऑफिसर का एग्ज़ाम 2025 बीपीएससी। क्या है पहला क्वेश्चन, व्हेन द लिफ्ट इज़ एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, ये लिफ्ट है, आप इसके अंदर हो, ये एक एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब नीचे जा रहा है, तो एपरेंट वेट क्या होगा। मैंने आपको ट्रिक बता रखी है कि जैसे ही आप नीचे जाते हो आपको थोड़ा सा हल्का महसूस होता है। इसका स्पेशल केस भी हमने देखा था, अगर बॉडी जो लिफ्ट है
वो जी एक्सेलरेशन से नीचे जाने लगेगी तो मुझे वेटलेसनेस महसूस होगी। तो मैंने आपको कहा था कि एक कंडीशन भी अगर आप याद रखोगे तो आप कभी भी किसी क्वेश्चन में गलत नहीं करके आओगे। तो अभी नीचे जा रही है तो क्या होगा, लेस देन द रियल वेट, आंसर विल बी बी। ज़ीरो कब होता है, जब ये जी से मूव करने लगे, जब ये एक्सेलरेशन जो है, यहाँ जो लिखा है लिफ्ट इज़ एक्सेलरेटिंग, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से अगर नीचे मूव करने लगेगा तब इसको अपरेंट वेट जो बॉडी की है वो ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, ये कब होगा, जब लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब एक्सेलरेट कर ही नहीं रहा है, तब उसकी जो अपरेंट वेट है वो सेम रहेगी। तो ये सारी चीज़ें हमने स्प्रिंट में, क्लासेस में, CBS में, n नंबर ऑफ जगह पे हमने कर रखी है। ठीक है, सो इफ़ यू आर थिंकिंग दैट दिस वीडियो इज़ हेल्पिंग यू टू गेन कॉन्फिडेंस, प्लीज़ शेयर इट विथ योर, ऐसे लोगों से ज़रूर शेयर कीजिए जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा पैनिक कर गए हैं कल के पेपर के बाद। आई एम नॉट सेइंग टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, लेकिन एटलीस्ट उन लोगों को ज़रूर ये वीडियो दिखा दीजिए जिनको आपको लगता है कि बहुत टाइम से वो बहुत मेहनत कर रहे थे और जस्ट बिकॉज कि वो कल के पेपर देख के थोड़ा सा परेशान है, उनका पेपर ख़राब हो सकता है। तो उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो हो जाएगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक वर्क ऑन द लॉ ऑफ, कितनी बार ये तर्कश में, मतलब कि PYQ में ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप सोच भी नहीं सकते हो। तो हाइड्रोलिक ब्रेक कौन से लॉ पे काम करते हैं, पास्कल्स लॉ पे काम करते हैं। अब पास्कल्स लॉ को थोड़ा सा देख लो कि कहता क्या है पास्कल लॉ। पास्कल लॉ ये बताता है कि अगर किसी प्रेशर पे, किसी लिक्विड में अगर प्रेशर मैं अप्लाई करता हूँ तो वो लिक्विड के हर जगह पे, एवरी पोर्शन पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे प्रेशर P लगा रहा हूँ तो वही सेम प्रेशर यहाँ भी लगेगा। क्यों, क्योंकि ये सेम लिक्विड है। अब इस प्रेशर के सेम होने की वजह से देखो होता क्या है, प्रेशर आपको पता है फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि यहाँ पे जो प्रेशर होगा वही प्रेशर यहाँ होगा, P1 विल बी इक्वल टू P2, P1 विल बी इक्वल टू P2। P1 कितना है, मतलब P1 क्या है, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है F1 डिवाइडेड बाई A1, और P2 क्या है, P2 है आपका F2 डिवाइडेड बाई A2। मान लो कि जो फोर्स था आपका, फोर्स नहीं, जो A1 है, A1 इज इक्वल्स टू, सॉरी A2 इज इक्वल्स टू 10 टाइम ऑफ A1, मतलब कि ये वाला एरिया जो है इसका 10 गुना है। तो अब होता क्या है, ये देखो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि P1 इज इक्वल्स टू P2, मतलब कि F1 अपॉन A1 इज इक्वल्स टू F2 अपॉन A2। अब मुझे निकालना है कि दोनों के फोर्सेस में क्या फ़र्क आएगा, कि मैं यहाँ जो फोर्स लगा रहा हूँ और यहाँ जो फोर्स निकल के आएगा उसमें क्या रिलेशन है। तो F2 इज इक्वल्स टू कितना हुआ, A2 F1 अपॉन A1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है। ठीक है, A2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 10A1 इंटू F1 डिवाइडेड बाई A1, ये कैंसिल आउट, दिस इम्प्लाइज F2 इज इक्वल्स टू 10 अपॉन F1। सम डेरिवेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आप बस समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ पे एरिया कम था तो मैंने कम फोर्स लगाया तो प्रेशर जो आया वो आया। यहाँ पे एरिया ज़्यादा है ना, तो फोर्स भी देखो, एरिया कितना था, 10 टाइम्स था, तो फोर्स भी 10 टाइम्स निकल के आ रहा है। इसका मतलब कि मैं यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी फोर्स लगाऊंगा ना तो वो प्रेशर सेम रहने की वजह से यहाँ पे बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ फोर्स निकल के आएगा। तो इसी सिस्टम को, इसी प्रिंसिपल को हम लोग अप्लाई करते हैं ब्रेक्स में, हाइड्रोलिक लिफ्ट में। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैं लिफ्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे एक फोर्स लगा रहा हूँ और यहाँ पे एक गाड़ी लिफ्ट हो जा रही है। क्यों लिफ्ट हो पा रही है, क्योंकि प्रेशर दोनों जगह सेम रहना चाहिए, और प्रेशर सेम रहने की वजह से, प्रेशर सेम रहने की वजह से यहाँ पे फोर्स बहुत हाई बन जा रहा है। कम फोर्स लगा रहा हूँ तो भी यहाँ पे बहुत हाई फोर्स निकल के आ रहा है। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ योर पास्कल्स लॉ। ठीक है, यही आपसे पूछा है, ये n नंबर ऑफ टाइम वो पूछ चुके हैं और सेम ही चीज़ पूछ चुके हैं। कुछ ऐसा भी नहीं कि इनोवेशन कर रहे हैं कि कितना होगा, कैसे होगा, प्रेशर सेम, कुछ एप्लीकेशन नहीं, सेम चीज़ ही पूछ रहे हैं। ठीक है, तो परेशान मत हो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है, BPSC मोटर व्हीकल ऑफिसर रिटन ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2025। ठीक है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के अबाउट करेक्ट स्टेटमेंट वो ढूंढना है और आपको आंसर देना है। फ्रिक्शन कैन प्रोड्यूस हीट, ठीक है,
फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज मोशन, ठीक है। फ्रिक्शन इज़ नॉट यूजफुल इन वॉकिंग, नॉट पहले मैंने सर्किल किया और मुझे याद है कि मैंने 10 बार आपको बताया है कि वॉकिंग में कैसे फ्रिक्शन हेल्प करता है। तो इसका मतलब कि 3 तो नहीं है सही, 3 नहीं है सही, तो मैंने यहाँ पे देखा कि बी में 3 लिखा हुआ है, मैंने बी को काटा। सी में देखा कि 3 लिखा हुआ है, सी को काटा। डी में देखा कि ऑल ऑफ द अबव लिखा है, मतलब कि 1 2 3 4, तो यहाँ भी 3 लिखा है, 3 को काटा। तो आंसर क्या बन गया? ए। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन आता भी है, अगर आपको लगता है कि मैं पूरा लॉजिक लगा के सॉल्व करूँगा, लेकिन सिर्फ अगर इतना करने से भी सॉल्व हो रहा है, तो प्लीज़ अप्लाई दैट थिंग्स इन योर एग्ज़ाम। कि 3 आपको दिख गया कि गलत है, तो पहले तो गलत वाले को हटाओ वहाँ से, कि बी में से हटा, सी में से हटा, डी में से हटा, आंसर ए आया, आगे बढ़ो। प्लीज़ डू दीज थिंग्स, सॉरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कितना मुश्किल है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड यूजिंग कॉपर वायर्स इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल वायरिंग? क्योंकि कॉपर चीप होता है, कॉपर पुअर कंडक्टर होता है, पुअर कंडक्टर होता है, तो फिर इलेक्ट्रिकल वायरिंग में क्यों यूज़ कर रहे हैं? ठीक है, कॉपर ऑफर्स लो रेजिस्टेंस एंड इज़ ए गुड कंडक्टर। कितना लॉजिकल ऑप्शन है ये। कॉपर कॉपर ग्लोज ब्राइटली व्हेन हीटेड, ये भी कोई लॉजिक नहीं बना रहा है। तो सिंपल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इसका दिख रहा है आपको कि लो रेजिस्टेंस है, गुड कंडक्टर है, इसीलिए यूज़ करेंगे ना कॉपर को डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल वायरिंग में। चलो अगला क्वेश्चन देखो। मैच द डिवाइसेज विद देयर एसोसिएटेड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कन्वर्जन, कि किस फॉर्म से किस में ही कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल मोटर, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक बल्ब, बल्ब किसको करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सोलर पैनल, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। माइक्रोफोन, साउंड को इलेक्ट्रिकल, बिल्कुल सामने सामने लिखा हुआ है। और ऐसा भी नहीं कि बहुत मुश्किल या अनऑर्थोडॉक्स क्वेश्चन है, आपका सेम टू सेम रिपीटेड थिंग का क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रिकल मोटर तो इसमें करता ही, तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, करेक्ट ऑप्शन ए। तो आर यू अप्रिशिएटिंग दीज थिंग्स? आपको कुछ कॉन्फिडेंस गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्लीज़ डू लेट मी नो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इलेक्ट्रो। मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या बोला है, प्लीज़ इस बात को भूलना मत बिल्कुल भी। ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपको नॉट दिखे, आप क्वेश्चन पेपर में उसको मार्क कर लोगे। बिल्कुल भी ये नहीं करोगे कि आपने ये देखा नहीं विच ऑफ द फॉलोइंग आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और ये बना के आ गए। प्लीज़ डोंट डू दिस, क्योंकि उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन रेडी है कि हाँ भाई आओ गलत करो मुझे। तो जब भी आपको नॉट दिखे उसको सर्कल कर लो कि वो आपको हमेशा दिखता रहे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब कि मैकेनिकल वेव्स, ऐसी वेव्स जो आपको मीडियम रिक्वायर करती हैं ट्रैवल करने के लिए। तो इंफ्रारेड तो नहीं है, मतलब इंफ्रारेड तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, एक्सरे भी है, माइक्रोवेव भी है। साउंड वेव जो है ये एक मैकेनिकल वेव है, इट रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रैवल। तो सी नहीं होगा, सी नहीं होगा, सी नहीं होगा, ऑल ऑफ द सी है, सी नहीं होगा, डी मतलब सी। ठीक है, तो देख रहे हो कितनी ईजिली एलिमिनेट हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। अगर लगता है ना कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल होते हैं और जो बिल्कुल सिंपल जिसमें ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है, हाँ ये फॉर्मेट के क्वेश्चन इजी होते हैं, तो आप गलत सोच रहे हो। इसमें आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। इन सारे क्वेश्चन में क्या होता है ना कि अगर आपको एक भी पता है ना तो बहुत ईजी एलिमिनेट कर सकते हो चीज़ों को। ठीक है, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। साउंड, वाइब्रेशन, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या? थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग और थोड़ा सा आपका फिज़िक्स को मिक्स किया गया है। तो साउंड में आप देखोगे कि पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, इसकी वजह से साउंड जो है ट्रैवल कर पाता है एक पॉइंट से दूसरी जगह पे। तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे ट्रैवल करती है? इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तभी तो फ्लो करती है इलेक्ट्रिसिटी। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा होता है। आपको बहुत अच्छे से क्लास में ही बताया गया है। तो क्या होगा? आंसर होगा ए। मैग्नेट तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है, मोशन ऑफ मटेरियल होता ही नहीं है। रेजिस्टेंस क्या पता, आप थोड़ा बहुत सोचो कि इलेक्ट्रिसिटी और रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो कुछ लॉजिक बन रहा हो, लेकिन यहाँ वाला लॉजिक अगर आप समझ जाओगे तो फिर ये भी आप कहीं से भी सही नहीं लगेगा। राइट ऑप्शन इज ए। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कहाँ का है ये? बीपीएससी का मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर है, रिटर्न ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2025। What is the question? Hydraulic brakes used in automobiles are direct application of Pascal law. देख चुके हम, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द टेम्परेचर एट विच सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। भाई साहब कितनी बार पूछेंगे ये सेम चीज़ को, कुछ तो इसमें इनोवेशन इनको लाना चाहिए। तो ये तो आपको आंसर बिल्कुल याद होगा।
-40 डिग्री सेल्सियस, लेकिन एक बार चलो सॉल्व कर ही लेते हैं। फ़ारेनहाइट कितने पे होता है? फ़ारेनहाइट को अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो 9/5 + 32। स्प्रिंट में मैंने ना इसका जो सेल्सियस वाला बताया था वो थोड़ा सा मतलब लिखने में मेरे से गलती हो गई थी, तो प्लीज़ वहाँ पे आप करेक्ट कर लेना। तो अगर मुझे डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस को इक्वेट करना है तो मैं इसकी जगह पे फ़ारेनहाइट रख दूँगा। तो F = 9F/5 + 32। दिस इम्प्लाइज F इस 32 को इधर लेके जा रहा हूँ, -32 इस 5 को इधर लेके, चलो अगले स्टेप में करता हूँ। 9F/5 इस 5 को अब इधर लेके आऊँगा, 5F - 160 = 9F -160 इसको अब इधर लेके आऊँगा, 9F - 5F। दिस इम्प्लाइज 4F = -160। दिस इम्प्लाइज F = -40। तो डिग्री सेल्सियस भी वही हो जाएगा, -40 डिग्री सेल्सियस। तो ये मैंने इसलिए एक बार आपको करके दिखा दिया ताकि कुछ थोड़ा बहुत अगर इनका मन कर गया कि कुछ नया पूछ लेते हैं तो आप इजीली आपको पता हो कि ये निकलता कैसे है। ऐसा नहीं हो कि बस याद करके बैठे हैं कि -40 डिग्री पे होता है। ठीक है, इसीलिए आई गेव यू द डिटेल्ड सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, BSSC फील्ड असिस्टेंट एग्जामिनेशन। अब ये BSSC का क्वेश्चन है, लेकिन चलो देख ही लेते हैं क्या है। व्हाट इज़ द मिनिमम स्पीड कॉल्ड दैट एन ऑब्जेक्ट मस्ट हैव टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सेलेस्टियल बॉडी लाइक ए प्लैनेट और स्टार। बिल्कुल स्ट्रेट डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन। क्या बोलते हैं ऐसी स्पीड को? एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। नॉट ऑर्बिटल वेलोसिटी, नॉट टर्मिनल वेलोसिटी, नॉट फ्री फॉल वेलोसिटी। सिंपल हमको पता है एस्केप स्पीड कैसी स्पीड होती है, जो इस मिनिमम स्पीड है जो किसी बॉडी को रिक्वायर्ड है किसी भी सेलेस्टियल बॉडी के ग्रेविटेशनल पुल को ओवरकम करने के लिए। दैट इज कॉल्ड द एस्केप स्पीड। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? विच मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सन वार्मिंग द अर्थ। बिल्कुल ही स्प्रिंट में भी आपको बताया है और आपको क्लास में तो बहुत डिटेल में बताया था। ये वाली इमेज भी मैंने आपको दिखाई थी कि यहाँ पे जो मटेरियल के थ्रू जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है दैट इज़ योर कंडक्शन। कन्वेक्शन क्या है? जो फ्लूइड्स में होता है। ठीक है, यहाँ पे गर्म पानी ऊपर आ रहा है, ठंडा पानी नीचे जा रहा है, दिस इज़ कॉल्ड कन्वेक्शन। और रेडिएशन कैसा है? जिसमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये कौन सा होगा? सन से अर्थ गर्म हो रहा है, मतलब कि मीडियम मुझे ज़रूरी नहीं होगा, दैट इज़ रेडिएशन। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी रेडिएशन। तो मेरा मोटिव क्या है यहाँ बताना आपको कि PYQ थीम पे ही आ रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट इज़ द फिनोमेना वेयर लाइट बेंड्स एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर लाइक एयर टू वाटर। अगेन डेफिनेशन बेस्ड। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर लाइट ट्रेवल करती है तो उसका स्पीड चेंज होता है, जिसकी वजह से उसका बेंडिंग हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? रिफ्रैक्शन। अब आप मुझे कमेंट में बताओगे कि डिस्पर्सन किसको कहते हैं और डिफ्रैक्शन किसको कहते हैं। एक ही कमेंट करने का है, प्लीज़ कर दीजिएगा आप। ठीक है, चलिए। द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। अगेन डेफिनेशन बेस्ड। भाई ये तो बिल्कुल ही डेफिनेशन बेस्ड पूछते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं कि जिस ऐसी टेंडेंसी जिससे बॉडी अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं होने देना चाहता है, उसको क्या बोलते हैं? इनर्शिया। ये किससे कनेक्टेड है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से, कि ए बॉडी इन रेस्ट विल ट्राई टू रिमेन इन रेस्ट, ए बॉडी इन constant motion in constant velocity in straight line will continue to do that until and unless a external force is applied on that body। मतलब एक बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, अगर वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन स्ट्रेट लाइन कर रही है तो वो वही करना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। और क्यों करती है ऐसा? ड्यू टू इट्स इनर्शिया। इनर्शिया किसकी प्रॉपर्टी होती है? बॉडी के मास की प्रॉपर्टी होती है। बॉडी का अगर मास ज़्यादा तो इनर्शिया ज़्यादा, अगर मास कम तो इनर्शिया कम। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है अगला क्वेश्चन? फॉर ए सिंपल पेंडुलम स्विंगिंग विथ अ स्मॉल एम्पलीट्यूड इट्स पीरियड
द टाइम फॉर कंप्लीट ऑसिलेशन इज़ प्राइमरली डिटरमिन्ड बाई इट्स, मतलब टाइम पीरियड का फॉर्मूला पूछ रहा है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? टी इज इक्वल्स टू 2π√L/g। किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पे। क्या ये मास पे डिपेंड कर रहा है? नहीं। एंगल ऑफ रिलीज और ये सब पे डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ लेंथ पे डिपेंड करता है। अगेन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बीपीएससी का डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिक ऑफिसर एग्जाम का 2025 क्या है? पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप अगर नहीं देखे हो तर्कश में तो पता नहीं कैसे देखे हो, कैसे नहीं देखे हो। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताओगे। दिस इज़ अ टेस्ट फॉर यू। अगर आप एक्सप्लेनेशन बताते हो तो इट्स वेरी गुड, आंसर तो आपको बताना ही है। इसको क्वेश्चन नंबर 2 करके आप लिख देना। क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपसे पूछ चुका हूँ। तो मोटिव समझ रहे हो ना? क्या मोटिव है? मोटिव सिर्फ ये है आपको दिखाने का कि अपने पैटर्न पे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोई अनऑर्थोडॉक्स नहीं हो रहा है बीपीएससी। तो प्लीज़ मेंटेन दैट कॉन्फिडेंस। अपने सोर्सेज पे, अपनी प्रिपरेशन पे प्लीज़ डाउट मत कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम द चर्न मिल्क? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कितनी बार, कभी वो वॉशिंग मशीन पे पूछेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कभी किसी चीज़ पे पूछेंगे, यही पूछना है इनको। पूरा सर्कुलर मोशन निकल गया, इनके पास और क्वेश्चन नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। सो हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे और हमने ये समझा कि बीपीएससी ने अपना पैटर्न कुछ बदला नहीं है। एएसओ का पेपर कुछ अलग पेपर था क्योंकि वो पेपर ही अलग है, वो पेपर की डिफ़िकल्ट होने के, अनऑर्थोडॉक्स होने के रीजंस अलग थे। तो उसकी वजह से आप परेशान अब नहीं होगे, आप बिल्कुल कूल माइंड और फुल कॉन्फिडेंस के साथ पेपर दे के आओगे। आई विश यू ऑल द गुड लक इन दिस यूनिवर्स। तो पेपर के बाद मिलते हैं। पेपर के बाद साथ में बैठ के मेंस की तैयारी भी करनी है हमको, साथ में आंसर्स लिखेंगे। चलो, साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच।